तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेम्स के मकड़जाल की। मासूम दिमाग और मोबाइल की चमक, यही वो उम्र है जब सही गलत का फर्क समझना मुश्किल होता है, और इसी कमजोरी को निशाना बनाते हैं कुछ खतरनाक ऑनलाइन गेम्स और चैलेंज। ब्लू व्हेल हो या फिर कोरियन लवर जैसे ट्रेंड, शुरुआत हमेशा से आसान होती है। कभी टास्क, कभी चैलेंज, कभी प्रूव करो वाला दबाव। बच्चे इसे खेल समझते हैं, लेकिन यहीं से खतरा शुरू होता है। धीरे धीरे ये गेम आदत बन जाती है, फिर आदत लत बन जाती है, और लत दिमाग पर कब्जा कर लेती है। डार्क वेब और अनजान गेमिंग ग्रुप्स बच्चों को ऐसे रास्तों पर लेकर जाते हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि हर गेम खतरनाक है, सवाल यह है कि बिना निगरानी, बिना सीमा ऑनलाइन गेम कब मौत का चक्रव्यूह बन जाए कोई नहीं जानता है। क्योंकि यह सिर्फ गेम नहीं बल्कि मासूम जिंदगियों का सवाल है। मोबाइल की चमक और भविष्य ब्लैकआउट जैसा है। जो मासूम बच्चों का दिमाग है वो गेमिंग का एडिक्ट हो रहा है, उसके एडिक्शन का शिकार हो रहा है। ऑनलाइन गेम्स के जाल में मासूम जिंदगियां फंसती चली जा रही हैं। ब्लू व्हेल से लेकर कोरियन लवर तक ऑनलाइन चैलेंज अब लोगों के लिए जानलेवा बन रहा है, बच्चों के लिए जानलेवा बन रहा है। खबर क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जिसको लेकर हम आज ऑनलाइन गेम्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह चौंकाने वाली खबर है, आप दंग रह जाएंगे। गाजियाबाद में ऐसा क्या हुआ जिसने सभी को चौंका दिया? गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार रात की घटना है। रात 2 बजे तीनों बहनें एक साथ कमरे को अंदर से बंद करती हैं, फिर वो स्टूल लगाती हैं। स्टूल पर रखकर एक एक करके, कल्पना कीजिए, उनकी मानसिक स्थिति को समझिए कि बालकनी में स्टूल लगाती हैं, स्टूल पर एक एक करके पहले एक बहन कूदती है, उसके बाद फिर दूसरी बहन छलांग लगाती है, और वो देखती हैं कि इतना ऊंचाई से नीचे गिरने पर मौत हो रही है, जमीन खून से लथपथ हो रही है, लेकिन बावजूद एक एक करके वो तीनों छलांग लगाती हैं। वहां पुलिस को एक डायरी भी मिली। इसमें 18 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। नोट में क्या लिखा है? मम्मी पापा सॉरी, हम गेम की लत को छोड़ नहीं पा रहे। हम आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे, जिसको आप छुड़वाना चाहते थे। गौर से समझिए कि मां बाप जब गेम को छुड़वाने के लिए बच्चों से जबरदस्ती करते हैं तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। गाजियाबाद की 3 बहनों की कहानी सुना रहा हूं। सगी बहनें। इन तीनों बहनों ने क्या किया? सभी को टास्क दिया गया। इन तीनों बहनों की उम्र कितनी थी? 12 साल, 14 साल, 16 साल। आप कल्पना कीजिए, तीनों बहनें हर वक्त साथ रहती थी, इतना ज्यादा प्यार एक दूसरे को करती थी, एक साथ नहाती थी और एक साथ ही वो टॉयलेट जाती थी। गेम की लत इस कदर थी कि उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया था। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने एक एक कर रात को 2 बजे सुसाइड कर लिया। 9वीं क्लास की ये बहनें थी। सभी को टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेलती थी, और वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि उन्होंने खुशी खुशी सुसाइड कर लिया। कल्पना कीजिए आप। अब इस मामले पर पुलिस आयुक्त अतुल कुमार सिंह का कहना है, वो भी आप सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। 26 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली।
और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष। अब जरा मनोचिकित्सक क्या कहते हैं। मनोचिकित्सक से भी इस ऑनलाइन गेम्स के बारे में पूछा तो समझिए कि उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ऑनलाइन गेमिंग हो या वीडियो गेम्स हो, यस, इसकी बच्चों पर, लोगों पर एक लत हो जाती है। जैसे ICD-11 WHO ने इसको क्लासिफाई किया है एज ए गेमिंग डिसऑर्डर। उसमें जब बच्चा एक गेम को इतनी ज़्यादा उससे खेल रहा है कि और चीज़ों को बिल्कुल प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहा है और गेमों में इंटरेस्ट बिल्कुल बंद हो गया है, इतनी ज़्यादा इंटेंस इच्छा आती है कि चाहे अपना बुरा भी हो रहा है फिर भी उसमें गेम को खेल रहा है, स्कूल छूट गया या और तरीके के घर में झगड़े हो रहे हैं, बट उस इम्पल्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाता और गेम को खेलता है। इस बीच पेरेंट्स से झगड़े होना भी बहुत बार कॉमन होता है। आपने सुना। अब आपको उस कोरियन लवर गेम के बारे में बताते हैं जिसको गाजियाबाद की ये तीनों बहनें खेलती थी, जिसकी बात उन्होंने सुसाइड नोट में भी की। क्या है ये कोरियन लव गेम? एक इंटरनेट पर चलने वाला ऑनलाइन गेम है। ये ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन चैट सिस्टम का नाम है। सामने वाला विदेशी लड़का लड़की बताकर बात करता है। ये गेम सोशल मीडिया मैसेजिंग एप्स में से फैलता है। शुरुआत में सामने वाला दोस्ती या प्यार की बात करता है। आसान आसान टास्क दिए जाते हैं ताकि भरोसा बने और धीरे धीरे ये टास्क बढ़ता जाता है। मानसिक दबाव बढ़ने लगता है। कई मामलों में बात ना मानने पर डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है। इससे खेलने वाला व्यक्ति तनाव में आ जाता है, लत पड़ जाती है। देश भर के खतरनाक तमाम सारे ऐसे गेम हैं जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आइए उन सभी खतरनाक ऑनलाइन गेम्स की चर्चा कर लेते हैं जिन्होंने मासूमों पर समय समय पर दिमागी अटैक किया है, जिसके एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं। देश भर के खतरनाक ऑनलाइन गेम्स कौन से हैं? ब्लू व्हेल चैलेंज, 50 दिन का 50 टास्क इसमें होता है। मोमो चैलेंज, डरावने मैसेज और टास्क दिए जाते हैं। ब्लैकआउट चौकी की जाती है और चैलेंज दिए जाते हैं। सांस रोकने का भी टास्क इसमें दिया जाता है। फायर चैलेंज, खुद को आग लगाने का, जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी बन गया है। बोनाड्रिल चैलेंज, ज्यादा दवा लेने का टास्क दिया जाता है। ओवरडोज से कई लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। ये वो गेम हैं जो अभी भी चल रहे हैं और इससे भी ज्यादा खतरनाक गेम डार्क वेब पर चलते हैं। आखिर ये सभी ऑनलाइन गेम किस तरह से चलते हैं और ये कैसे बच्चों के पास पहुंचते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसको भी जान लीजिए। खतरनाक गेम्स, इस तरह के गेम्स डाउनलोड नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पेज, कम्युनिटी या क्लोज ग्रुप जो होते हैं वो क्लोज ग्रुप का हिस्सा होते हैं। मैसेज में टास्क दिए जाते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। गेम खेलने वालों को मैनिपुलेट किया जाता है। उनका टास्क पूरा करना ही टारगेट होता है और वो टारगेट आपकी जिंदगी ले सकता है। अगर आप ऑनलाइन टास्क गेम खेल रहे हैं और आप उसमें फंस चुके हैं तो आप कुछ उपायों को समझने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन टास्क गेम में कहां पर रुकना है, ध्यान देना चाहिए, यह भी समझिए। बच्चों को इस बात की जानकारी दे दिए क्योंकि जो ऑनलाइन गेम है उसका टास्क होता है वो कहां पर रुके। हर ऑनलाइन गेम और वायरल ट्रेंड सुरक्षित नहीं होता है। बिना सोचा समझे इसमें टास्क दिया जाता है, आपको टास्क पूरा करना होता है। यह खतरनाक हो सकता है। टास्क के नाम पर पैसे भेजने को भी कहा जाता है, तो तुरंत रुकें। माता पिता के बैंक अकाउंट या यूपीआई का इस्तेमाल ना करें। किसी भी शक की स्थिति में पेरेंट्स को जरूर बताएं। जरूरत पड़े तो साइबर एक्सपर्ट से सलाह लें। टास्क के लिए फोटो या वीडियो शेयर ना करें। प्राइवेट फोटो से ब्लैकमेलिंग का बड़ा खतरा होता है। मोबाइल पर अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखें। आपका बच्चा, हमें चिंता इसलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा भी मोबाइल फोन पर एक्टिव है, एडिक्ट है, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका बच्चा ऑनलाइन गेम का शिकार तो नहीं हो रहा है। उसको देखिए,
रुकिए और समझिए। समझिए, उसके लक्षणों को पहचानिए। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है और उसका शिकार हो रहा, लक्षण एक, पहला लक्षण, बाहर खेल कूद की जगह वो ऑनलाइन गेम खेलना ज्यादा पसंद करता है। दूसरा, डांट पड़ने के डर से वो छुपकर मोबाइल गेम खेलता है। तीसरा, घर में मेहमान हो या फिर कहीं बाहर जाएं तब भी वो मोबाइल से चिपका रहता है। और चौथा, गेम खेलने के लिए घर वालों से झूठ बोलता है। पांचवा, मोबाइल हाथ में ना हो तो खाना पीना भी ठीक से करता है, सोते वक्त भी गेम को लेकर वो बड़बड़ाता है। और सातवां, कि किसी भी काम को करने से पहले वो मोबाइल मांगता है। आठवां, अकेले रहना पसंद करता है, किसी से बात न करना। नौवा जो लक्षण है वो दिन भर गेम की बातें करना और उसी के बारे में सोचना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देना, घर से बाहर नहीं निकलना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। अगर आप कुछ जरूरी उपाय करेंगे तो आप भी अपने बच्चे को मोबाइल की लत से दूर रख सकते हैं। बस सावधानी से ध्यान देने की जरूरत है। समझिए कि कैसे दूर किया जाए। बच्चे के साथ इंडोर और आउटडोर गेम्स जरूर खेलें। फोन में हमेशा पासवर्ड लगाकर रखें बच्चे के सामने। आप भी फोन का कम इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मम्मी पापा फोन में लगे रहें और बच्चे से कहें बेटा फोन मत खेलना, इस्तेमाल मत करना। गेम खेलने पर बच्चे को डांटे नहीं बल्कि प्यार से समझाएं और बिना जरूरत के फोन ना दें। पढ़ाई के लिए बार बार फोर्स ना करें और आप दिन में तय कर दें कि देखो 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम आप गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। जो खेल रहे हो वो हमें बता दो। कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं, कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर लाना चाहता हूं, क्योंकि भारत में जो 2018 में ऑनलाइन गेम्स ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। पहला जो मामला था वो ब्लू व्हेल चैलेंज का था। ब्लू व्हेल चैलेंज गेम यहां से शुरू हुआ। भारत में इस तरह के कई मामले सामने आए। सरकार भी चिंतित हो गई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। 17 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूं मैं, पुणे की। 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। 2018 का मामला था और 20 साल के लड़के की मौत हो गई थी। भारत में पहला गेमिंग लिंक्ड केस था ये। फिर 2022 में पबजी आ गया। कोरोना के बाद इस गेम की लत तेजी से लग गई और हिंसा, आत्महत्या जैसे गंभीर मामले, ज्यादातर जो इसके पीड़ित थे वो किशोर थे। 2024 में फिर पुणे का केस आया। 15 साल का एक किशोर, उसने आत्महत्या कर ली और कारण क्या था कि साहब गेमिंग एडिक्शन हो गया था। 2026 ऐसे बहुत सारे केस हैं, मैं आपके क्या क्या बताऊं, कितने बताऊं। और 2026 का केस, ताजा केस 2026 में, यानी कि अभी की बात है, जिसमें 3 सगी बहनों ने एक के बाद एक 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर दी। पहले एक कूदी, फिर दूसरी कूदी और तीसरी कूदी। सुसाइड नोट भी लिखा कि पापा मम्मी हम माफ करना, हम इस गेम की आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्या करें। अब समझ लेते हैं 2023 से लेकर 2025 तक ऑनलाइन गेम्स में कितने मौत के मामले हुए। सुन लीजिए, दिल थाम कर बैठिए। मौत के मामले, इलाका लखनऊ 2025 में 1 मौत। इसके बाद इंदौर में 2025 में 1 मौत, मेडचाल 2025 में 1 मौत, चेन्नई में 2022 में 17 मौत और इसके साथ साथ कर्नाटक 2023-25 में 18 मौत। बहुत लंबा आंकड़ा है, मैं बताना नहीं चाहता। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। दुश्मन घर के बाहर नहीं है, दुश्मन घर के अंदर ही है। और जिसे आप सबसे ज्यादा सुविधाजनक समझते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फोन का इस्तेमाल ना करें, बच्चों को फोन ना दें, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है। फोन आपको देना ही देना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। लेकिन फोन कितना देना है, फोन देते समय नजर रखना है, फोन देते समय आपको उस पर बातचीत करनी है। अगर गेम खेलना है तो गेम खेलिए, लेकिन कौन सा गेम है इसको आप समझिए।
अब इसी पूरे मामले को लेकर हमने सर्वे कराया है। हम लोगों के बीच गए, कुछ सवाल लेकर लोगों से पूछा, जो सर्वे किया वो इस वक्त आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से सर्वे में पूछा, क्या ऑनलाइन गेम्स बच्चों के दिमाग में नशे की आदत डाल रहा है, लत पैदा कर रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं? 10% लोगों ने क्या कहा? 10% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, सिर्फ यह मनोरंजन का साधन है। और इसके साथ साथ 30% लोग बोले हां ये मानसिक लत बन जाते हैं। 8% लोग कहते हैं थोड़ी बहुत आदत बनती है। और 52% कहते हैं हां नशे से भी ज्यादा खतरनाक, नशे से ज्यादा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए? ऑनलाइन गेम्स पर क्या पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए? 75% लोगों ने कहा बिल्कुल पाबंदी लगाई जानी चाहिए। 16% लोग कह रहे थे नियंत्रण काफी होगा। 9% लोग बोले कि नहीं, ये एकदम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 0% लोग थे जो इस पर कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि रील और शॉर्ट वीडियोस भी गेम की तरह बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। 85% लोगों ने कहा है, 85% लोगों ने इसे चुना, एकदम सही, बिल्कुल बर्बाद, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। 14% लोग बोले ऐसा नहीं है। और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि गेम के हारने या फिर खेलने से रोके जाने पर बच्चे आक्रामक हो जाते हैं। आपकी राय क्या है? आप बच्चों को जब भी गेम से रोकते हैं तो वो आक्रामक हो जाते हैं, उनकी राय क्या है? आप सोचिए, 17% लोग ये कह रहे थे कि हां बढ़ती उम्र पर गुस्सा आने लगता है। और 14% लोग कह रहे थे कि जीत हार को संभालने की कमी होती है। 39% लोग मानसिक तनाव और दबाव की बात कर रहे थे। 30% लोग लत टूटने की प्रक्रिया की बात कर रहे थे। पांचवा सवाल, क्या ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस की तरह भारत में भी बच्चों के लिए मोबाइल बैन होना चाहिए? भारत में भी, क्योंकि कई देश अब एक उम्र तक वो बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देने की बात कर रहे हैं, कुछ ने लागू भी कर दिया। बिल्कुल बैन होना चाहिए, 63% लोग। 20% लोग कह रहे हैं हाँ माता पिता पर छोड़ देना चाहिए। 10% कहते हैं कि बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते, कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये सर्वे हमने इसलिए कराया कि कम से कम लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या मानते हैं, लोग क्या जानते हैं, पता तो चले, और इसलिए ये सर्वे कराया। अब इसी मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे हम सोचेंगे, समझेंगे। नताशा डागर जो कि शिक्षक हैं, मोहित शर्मा जो कि मनोचिकित्सक हैं, ऋषि यादव जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, और काशी हैं, काशी जो कि गाजियाबाद में जिन बच्चियों ने सुसाइड किया है उनके पड़ोसी हैं। उनसे भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले काशी के पास चलते हैं। काशी, हमें आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि गाजियाबाद में जो जिन 3 बच्चियों ने सुसाइड किया, 9वीं मंजिल से बालकनी में स्टूल लगाया, पहले एक बहन गिरी, उसके बाद दूसरी बहन गिरी, और उसके बाद तीसरी बहन गिरी। किसी को डर नहीं लगा, सबको पता था कि नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे, खून निकलेगा, लेकिन कोई नहीं डरा। बड़ी हिम्मत के साथ। इतनी हिम्मत कैसे आ गई, क्या कारण था? इन बच्चियों के बारे में आप क्या मानते हैं, जरा हमें विस्तार से समझाएं, क्योंकि हमें देश के, अपने भारत के बच्चों की चिंता है। और अगर ये मोबाइल गेम वाकई खतरनाक है तो कम से कम एक जागरूक समाज के साथ हम इस पर चर्चा करें और सरकारों को भी जगाएं कि कुछ तो करिए। काशी जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं यही बताना चाहूंगा, मैं भारत सिटी का निवासी हूं जो कि गाजियाबाद में स्थित है जी। और यहाँ पे मतलब आज सुबह कोई 2, सवा 2 बजे की घटना है। इसमें जो 3 लड़कियां थी, बेसिकली जो इसमें सबसे बड़े वाली लड़कियां थी वो सिंसियर थी काफी, और ये पिछले 1-1.5 साल से इस गेम को खेल रही थी लगातार, और ये काफी एडिक्टेड हो चुके थे। इस वजह से ये जो अपना स्कूल कॉलेजेस था इनका, उसकी जो पढ़ाई थी स्कूल की, वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे। तो उसी के चलते जो इनका जो टास्क था, कोई फाइनल टास्क था इसमें, वो पूरा करने के लिए इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और मतलब प्राथमिक जानकारी से यही पता चल रहा है कि जो सबसे बड़े वाली लड़की थी, 16 साल की जो थी, वो ही सुसाइड करने जा रही थी। बाकी जो 2 छोटी लड़कियां थी
वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, और उसे बचाने के चक्कर में वो भी अपना संतुलन खो बैठी, और वो भी 9वीं मंजिल से नीचे गिर गई। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, और हमारी संवेदना है उस परिवार के लिए। काशिब, लेकिन मैं यही कह जी काशिब, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो बच्चियां हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, ये कहा जा रहा था कि जो एक गेम था उसकी आदत इन्हें लग गई थी, मोबाइल पे खेलती थी, स्कूल जाना भी इन तीनों बहनों ने बंद कर दिया था, तीनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी। तो जरा इनके परिवार की स्थिति को बताएं, ये स्कूल जाना बंद क्यों कर दिया, कब से जाना बंद कर दिया? क्या परिवार में कोई ऐसी स्थिति थी कि कभी कभी होता है ना कि माँ बाप बच्चों की बहुत केयर नहीं करते, तो बच्चे बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, तो वो समर्पित हो जाते हैं मोबाइल को। उनको लगता है कि चलो कोई तो है जो हमारा साथी है, जो हमारे बारे में जी, सोचता है, हमारे बारे में समझता है। एक्चुअली जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से इनके परिवार में इनकी जो बच्चियां हैं, 2 मदर थी उनकी। इनके जो पापा हैं, पिताजी हैं, उनकी 2 शादी हो रखी थी, और 5 ये बच्चे थे उस फैमिली में। तो और इनके जो पिताजी हैं, मिस्टर जो चेतन जी हैं, वो शेयर मार्केटिंग का काम करते थे। जी। और जानकारी में यही पता चल रहा है कि उनके ऊपर तकरीबन 2 करोड़ का कर्ज भी था। ओह। और इसके चलते वो जो फ्लैट रेंट पे इन्होंने लिया हुआ था, उसका भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी पे नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने किसी एक बच्ची का फोन सेल किया उसे बिल को पे करने के लिए। शायद हो सकता है इसी दबाव की वजह से इन्होंने ये कदम उठाया हो। और ये इस गेम की इन्हें काफी टाइम से खेल रही थी, ऐसी लत लग चुकी थी कि इनकी जो स्कूल की परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो रही थी इसके लगातार खेलने से। और इसी के चलते इन्होंने स्कूल भी ड्रॉप किया, और ये घर पर ही कोई कोचिंग क्लास वगैरह ले रही थी सोसाइटी में ही किसी से। लेकिन ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसमें कुल मिला के थोड़ा सा लैक ऑफ जो इनका पेरेंटिंग है वो भी रहा है, जो मतलब थोड़ी सी लापरवाही भी रही है माता पिता की इनके। तमाम बातों के साथ साथ मेरे साथ इस वक्त ऋषि यादव हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। ऋषि यादव साहब, वैसे तो कम समय होता है, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने बताया कि एक हाल ही में एक साइबर एक्सपर्ट हैं, उस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक बच्ची ने, एक 15 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर पुलिस ने लड़की का सुसाइड नोट देखा, लेकिन उसके पिता को यकीन नहीं हुआ। उसने एक साइबर एक्सपर्ट से बात की। साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा साहब मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, पता करो क्या हुआ। लेकिन पुलिस से बात की, पुलिस ने कहा सुसाइड किया है, सिंपल केस है, केस क्लोज हो गया। बाद में जब उसने देखा, वो अंदर गया, साइबर एक्सपर्ट ने देखा, पता किया, तो दोनों के जब सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा तो एक नंबर ऐसा था जो VPN से इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति था जो ऐसा लग रहा था देश के बाहर मौजूद है, लगातार उस लड़की के संपर्क में था, और ये लगा कि सामान्य है, एक बाहर, देश के बाहर बैठा व्यक्ति है। लेकिन अचानक उसी VPN में चेक किया तो वो दिल्ली में किसी एक शहर में, लोकल में, भारत में ही पिज्जा का ऑर्डर किया गया था उसी VPN नंबर से। उसने वो पुलिस को नंबर दिया, पता चला कि वो 15 साल का एक लड़का नहीं है, बल्कि 54 साल का व्यक्ति है, और वो पिज्जा डिलीवर एक होटल में किया गया, उसी शहर के होटल में किया गया। वो हैदराबाद का व्यक्ति रहने वाला था, 52 साल का व्यक्ति था, और 25 साल 22 साल का बता के उसने उस लड़की को होटल में बुलाया, और होटल में बुलाकर उसके गलत काम किया। बाद में उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन यह बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई, और उसने सुसाइड कर लिया, यह कहके कि मैं डिप्रेशन में हूं। बहुत खतरनाक खेल हो रहा है इंटरनेट पर, साइबर की दुनिया में। क्या मान रहे हैं आप ऋषि यादव? मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बोला। आजकल जो ये चल रहा है, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। जो अभी स्टोरी सुनाई, ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। आज जो लड़कियों के साथ हुआ वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट हाँ, ये सब जुड़े हुए बच्चों के, जिसे कहते हैं, मेंटल हेल्थ से है। और वो मेंटल हेल्थ, अगर आपने सुना हो, काशी जी ने जो कहानियां बताई, वो कहीं ना कहीं जाकर के हमारी फैमिली वैल्यू से ही कनेक्ट होती हैं। जी। तो अगर हमारी, क्योंकि बच्चों में फोर साइटेडनेस नहीं होती है, उनके आसपास या उस वक्त जो हो रहा होता है वो उसी को सच मानते हैं, उसी को अपनी दुनिया समझ लेते हैं, जो होता भी है। तो ऐसे में एक फैमिली वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। फैमिली वैल्यूज के साथ साथ जो टेक्निकल चीजें हैं,
उनका पता होना भी बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अगर आपने कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुना हो, जो उन्होंने सोशल मीडिया ग्रुप्स को कहा है कि भाई आपको अपनी चीजें एक सरल भाषा में प्रस्तुत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इस देश से जा सकते हैं। बहुत सी चीजें, और इसी को एक संज्ञान में लेते हुए हमारी गवर्नमेंट को एक टेक्निकल एजुकेशन का एक अलग एस्पेक्ट क्रिएट करना चाहिए, जो कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, अभिभावकों और गार्जियंस को और एक सोसाइटी को एजुकेट करे। क्योंकि जो अभी आपने कहानी सुनाई, वहां तक खाली एक पेरेंट, और वो भी एक कंसर्न पेरेंट ही जा सकता है, जबकि ये काम पुलिस को करना चाहिए था, पर पुलिस ने ये नहीं किया। तो इसलिए ये सारा दारोमदार मीडिया के ऊपर भी है कि वो इस चीज को टाइम से उठाता रहे। आज ये चीज इसलिए बाहर आई क्योंकि 3 लड़कियों ने सुसाइड किया, बट अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो पता नहीं कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। लोग साइबर अटैक से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी खो देते हैं, फैमिली की फैमिलीज खत्म हो रही हैं, टूट रही हैं। खाली सुसाइड हुआ इसलिए सामने आ गया, बट इसको हमको एक पूरे एक ढांचे को संवारने की और मजबूत करने की जरूरत है। वाकई मजबूत करने की ज़रूरत है। मेरे साथ मनोचिकित्सक मोहित शर्मा भी मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूँगा। मोहित जी, अब करें क्या? मैं तो देखता हूँ बहुत सामान्य सी बात है कि माँ अपने बच्चे को, मतलब दुधमुहा बच्चा कहें, अगर वो दूध नहीं पी रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल खोल कर दे दिया, गेम पकड़ा दिया, वो गेम खेल रहा है, वो गेम खेलते खेलते खाना खा रहा है, गेम खेलते खेलते दूध पी रहा है। और अगर पेरेंट्स कहीं व्यस्त हैं, कहीं जा रहे हैं, तब भी उसके हाथ में बड़ी और वो कुछ भी दे, वो खुद ही, मतलब आप सोचिए कि जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अभी अभी किसी का नाम भी लेना नहीं जाता, वो मम्मी पापा भी ठीक से नहीं बोल पाता है, लेकिन मोबाइल में वो स्क्रॉल करना जानता है। वो मोबाइल में ये भी जानता है कि मैं कहां पर मेरा गेम है, क्या सर्च करूंगा तो क्या आ जाएगा। सोचिए आप क्या स्थिति है। देखिए मनोज जी, मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आगे हुआ, लेकिन बहुत दुखद घटना है जिसके लिए मैं संवेदनशील हूँ उन पेरेंट्स के लिए जिनके घर ऐसा बहुत दुखद वो हुआ। लेकिन ये जो समस्या है बहुत व्यापक है, ये पूरे समाज की एक समस्या बन गई है आज की डेट में। इस समस्या, जैसे आपने कहा कि बच्चे को से कोई भी चीज करानी है, खाना खिलाना है, उसको अटेंशन दिलवानी है, कहीं भी रखना है, तो सामने मोबाइल रखो। हर चीज बच्चा वो उसी में लगा रहेगा, और चाहे उसको कुछ भी खिलाओ, चाहे उसको कुछ भी करो, वो शांत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उससे उस बच्चे का बचपन छीन रहे हैं ये करके, आप उसको एक्सप्लोर करने से रोक रहे हैं, आप उसको टेस्ट डेवलप होने से रोक रहे हैं, आप उसकी लाइफ में जो अपने बचपन में वो चीज एक्सप्लोर करके सीखता है अलग अलग चीजें, वो उससे आप छीन रहे हैं। उसे आप स्क्रीन दिखा के ऑटिज्म के चांसेस भी आप बच्चे में बढ़ा देते हैं। अब बच्चा जब स्टार्टिंग से ऐसा होता है, जब वो 5-6 साल का भी होता है, तब भी बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है। तब पेरेंट्स को थोड़ा सा चिंता होने लगती है कि बच्चा अपने हाथ से खाना नहीं खा रहा, बच्चा अपने आप से कुछ कर नहीं पा रहा। तब उनको फिर चिंता होती है कि यार ऐसा क्यों हो गया, अब क्या करें। तो शुरुआत से ही हमें बहुत जरूरत है कि इंटरनेट से रिलेटेड या फिर जो स्क्रीन से रिलेटेड है वो कम से कम रखा जाए। नताशा डागर जो कि शिक्षक मेरे साथ मौजूद हैं। नताशा जी, चूंकि आप बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं, उन्हें एजुकेट करने का काम करती हैं, आप भी फेस करती हैं स्कूल में, क्लासेस में बच्चों की ये परेशानी को, और यही कारण है कि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। बच्चों के व्यवहार में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, वो अटैचमेंट नहीं रह गया है, बच्चे मन के सच्चे अब नहीं रह गए हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं मोबाइल में, गेमिंग में, रील्स में। नताशा जी हमारे साथ नहीं है। मैं ऋषि यादव साहब के पास चलूँगा और ये पूछने की कोशिश करूँगा। ऋषि साहब, बहुत से ऐसे गेम्स हैं जो टॉकेटिव होते हैं, मतलब दूसरी तरफ भी लगातार बातचीत होती रहती है और बच्चे गेम खेलते रहते हैं, आपको पता नहीं रहता कि दूसरी तरफ कौन है। और इंटरनेट की दुनिया में या गेम्स की दुनिया में ग्रूमिंग गेम एक बहुत चल रहा है। वो देखते हैं, बातचीत में वो समझ जाते हैं कि बच्चा परेशान है, बच्चा दुखी है, वो उसके माँ बाप के बारे में पूछते हैं, वो बातों में चर्चा करते हैं कि आज अच्छा पापा ने डांटा, किस बात पे डांटा, अच्छा मोबाइल नहीं दिया, वो कभी कभी अच्छा मोबाइल चार्ज नहीं कराया, तो वो कभी कभी मोबाइल चार्जिंग कूपन भी दे देते हैं, और धीरे धीरे बच्चों को वो फंसाते जाते हैं। ग्रूमिंग गेम, परेशानी की बात है कि सरकार के पास ऐसा कोई टूल्स नहीं है। कई देश अब
इन पर रोक लगा रहे हैं, कई देश इन्हें बंद कर रहे हैं कि भाई इस उम्र से ज़्यादा, इस उम्र से कम बच्चों को मोबाइल आप देंगे ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं होगा। लेकिन पता नहीं कैसे संभव है, कैसे रोक भी पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे जब माँ बाप नहीं रोक पा रहे हैं। और मैंने तो देखा है कि बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर उनसे मोबाइल छीन लिया जाए तो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई घरों में तो मैं देख रहा हूं कि जो महिलाएं हैं, पत्नियां पति की हत्या कर दे रही हैं, किसी का हाथ काट दे रही हैं, किसी का कुछ कर दे रही हैं। मानसिक स्थिति देखिए, तो ये कितना खतरनाक है, इसको कैसे हम समझें, कैसे रोक सकते हैं, कैसे कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए क्या कोई नीति, कोई पॉलिसी सरकार उसके लिए कुछ कर सकती है? देखिए मनोज जी, बहुत सही आपने बात बताई। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है सोसाइटी में जी। बट इन चीजों के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखना, ये भी मैं कहूंगा एक इनकम्प्लीटनेस होगी। हमको कहीं अपने आप में झांकना पड़ेगा और हमारे आसपास हमको उसके लिए सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। गवर्नमेंट धीरे धीरे कर रही है। अभी उन्होंने, अगर आपने देखा हो तो, बहुत से हेल्पलाइंस और साइट स्टार्ट करी हैं जहां पे जाकर के अगर आपके साथ ऐसी कुछ चीजें होती है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि सबसे पहले देखिए मनोज जी, आज का टाइम टेक्निकल वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज टेक्निकल। हम पेमेंट भी यूपीआई पे से कर रहे हैं, हम खाना भी मंगवा रहे हैं, हम सब कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। बट अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो ये चीजें खाली मैक्सिमम टीयर 1 सिटीज में हो रही हैं। टीयर 2 टीयर 3 हमारे विलेजेस में ये चीज नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे हमारा जीवन इतना टेक्निकली डिपेंडेंट नहीं है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं पानी में उतरूंगा तो मुझे तैरना आना जरूरी है, ये तो एक स्वाभाविक चीज है। तो अगर मैं कहीं टीयर 1 सिटी में रह रहा हूं या शिफ्ट हो रहा हूं तो मुझे टेक्निकल वर्ल्ड से अपने आप को रूबरू करना पड़ेगा, मुझे उसकी डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज यही होगी जो सिचुएशंस हो रही हैं। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा भी नहीं है, आजकल यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। खराब गेम्स के साथ अच्छे अच्छे गेम्स भी अवेलेबल हैं जो कि बच्चे को बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छे ऐप्स हैं कई, जिनको आप अपने घर पे यूज करके इंटरनेट उसमें प्रोवाइडर में लगा करके आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, कहीं वो गलत चीज़ों के अंदर तो नहीं इंटरेक्टिव है। बहुत सारे टूल्स हैं जो ये रेगुलेट करते हैं कि क्या कंटेंट आपके बच्चे के पास पहुंचेगा और क्या चीज़ नहीं पहुंचेगी। तो इन शॉर्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप पानी के पास रह रहे हैं तो ये कॉमन सेंस है कि आपको तैरना आना चाहिए, अदरवाइज कभी भी पानी आपको निगल लेगा। सेम अगर आप टीयर 1 सिटी में हैं या फॉर दैट मैटर टीयर या किसी भी सिटी में है और आप टेक्निकली अगर आपका एक्सपोजर है और आपके बच्चे का एक्सपोजर है, तो बेयर मिनिमम टेक्निकल डिटेल्स आपके पास भी होनी जरूरी है। हम हर चीज के लिए पॉलिसीज या गवर्नमेंट और दूसरों को दोष नहीं दे सकते। मोहित शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। मोहित, तब अब करें क्या, क्योंकि मनोचिकित्सक आप हैं, स्वाभाविक तौर पर माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, समझ सकते हैं। वो देखते हैं कि अगर बच्चा कोई परेशान है, बच्चा अगर एक अजीब सी स्थिति में है, उसका व्यवहार में, उसकी बातचीत में, उसके किसी एक्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है तो पता चल जाता है। लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, बतौर मनोचिकित्सक, आपके आने के पास पहले, किसी डॉक्टर के आने के पास पहले माँ बाप को, पेरेंट्स को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि देखिए, ऋषि यादव साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हम सरकार का इंतजार करेंगे, हम पॉलिसी का इंतजार करेंगे। आप उदाहरण के तौर पर कल ही मान लीजिए, सरकार बार बार मेटा को, बार बार व्हाट्सएप को ये बोल रही है कि भाई आप हमारे कानून को मानिए, हमारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो आप इस दुनिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर गेम्स देश के बाहर हैं और सर्वर देश के बाहर है, डार्क वेब है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको शुरुआत घर से ही करनी है, क्योंकि ये समस्या तो आपके घर के अंदर ही है। तो आप इसकी शुरुआत घर से ही करेंगे। तो घर से जब शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा हम ये समझना चाहते हैं।
बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग इस खबर को देखेंगे, उसके लिंक को देखेंगे, शायद इस मामले को गंभीरता से समझें कि अगर इन 3 बच्चियों की जान चली गई, न जाने ऐसे कितने बच्चे जो इन गेम का शिकार हो गए, जो मनोवैज्ञानिक तरीके से बीमार हो गए, और कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है, उनके आने वाली जो स्थिति है, उनका जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। तो इसको कैसे हम घर से शुरुआत कैसे करें, सरकार को जाने दीजिए। हम शुरुआत करते हैं, आप शुरुआत करते हैं, घर से इसकी शुरुआत कैसे हो। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शुरुआत और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जगह वो घर ही है, क्योंकि घर ही एक पहली यूनिट है हमारे समाज की। घर में पेरेंट्स के लिए, मैं यंग पेरेंट्स के लिए कहूँगा, पेरेंटिंग हम किसी को दे नहीं सकते कि यार पेरेंटिंग कोई और करे। पेरेंट्स को ही पेरेंटिंग करनी होगी, हम उसको एक्सटर्नलाइज नहीं कर सकते। कनेक्शन बच्चों के साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है। कंट्रोल से ज्यादा मैं कहूँगा कनेक्शन जोड़िए बच्चे के साथ में। 15-20 मिनट बच्चों के साथ में बैठिए कि बच्चे मोबाइल नहीं, हम आपस में बातचीत करेंगे। उन्हें डांट नहीं, उन्हें ये एहसास होने दीजिए कि यस, हमारी कोई सुन रहा है, हमारे साथ में कोई है। पेरेंट्स की जिंदगी बहुत आजकल व्यस्त होती है, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कुछ टाइम जरूर बच्चों के साथ बिताइए और उनकी सुनिए कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो अगर ऑनलाइन कुछ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, उनके आपस में कनेक्शंस कैसे चल रहे हैं उनके। इससे आपका कनेक्शन बढ़ेगा। मोबाइल इमीडिएटली छीन लेना कि नहीं कल से हम नहीं देखेंगे, वो नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इसमें कमी करें। अगर ऑलरेडी बच्चा इस स्थिति में पहुंच गया है कि बहुत मोबाइल देख रहा है, तो समय तय करें कि इतना ही समय होगा, और उस समय भी कोशिश करें कि साथ बैठे और बच्चे के साथ में वार्तालाप होती रहे। और अगर चेतावनी के हमें संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि बच्चा बहुत चुप चुप रहने लगा है, गुस्सा से बहुत आता है, नींद को भी नेग्लेक्ट करने लगा है और खाने में भी चिड़चिड़ाहट करता है खाने में, तो इस बात को समझिए। और अगर इसके लिए मनोचिकित्सक का सहारा लेना पड़े तो वो लीजिए। डांटना नहीं है, हमें उसे सुनना है। उसकी पढ़ाई का परफॉर्मेंस भी लगातार हमें मॉनिटर करना है। उसके टीचर्स के साथ में भी संपर्क करें कि क्या स्कूल में कोई व्यवहार बदल तो नहीं रहा है, स्कूल में बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं। तो बच्चों का पेरेंट्स का टीचर के साथ में भी वो होना बहुत जरूरी है, तालमेल होना बहुत जरूरी है। घर का माहौल सुरक्षित बनाएं, कोई घर में शराब, हिंसा, माँ बाप के बीच में बहुत झगड़ा, ये सब चीजें ना हो। इससे ही मेरे ख्याल से बच्चों के में पेरेंट्स की इज्जत बढ़ती है। बच्चों को सही मार्ग दिखाए, मोर देन एनफ। जी, ऋषि यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ऋषि साहब, ये तो बात हुई कि घर का माहौल कैसा हो, पेरेंट्स किस तरीके से व्यवहार करें, क्योंकि इस केस में गाजियाबाद के मामले में हमने देखा, काशी हमें बता रहे थे कि परिवार की स्थिति भी ऐसी थी, क्योंकि पिता भी बहुत ज़्यादा कर्ज में थे, शेयर बाज़ार का काम कर रहे थे। वो जिस मकान में वो किराए पर रहते थे उसका किराया भी वो नहीं भर पा रहे थे, और स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि उनमें से एक बच्ची का उन्होंने फ़ोन ले लिया और फ़ोन लेकर वो बेच दिया। उस फ़ोन को बेचने से, चूंकि उस पर वो गेम खेलती थी, वही कोरियन लव गेम खेलती थी, उस फ़ोन को छीनने से वो डिप्रेशन में चली गई। और उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों फ़ोन खेलती रहती हो, दिन भर खेलती रहती हो, या तो बाकी के क्या पास, फ़ोन छीन लिया और बेच दिया। तो बाकी उसने सुसाइड कर लिया और बाकी और बहनों ने भी सुसाइड कर लिया। मैं ये जानना, मैंने आपको ग्रूमिंग गेम का भी जिक्र किया कि ग्रूमिंग गेम क्या करते हैं। मैं देखता हूं तमाम जितने भी गेम होते हैं, सामने कौन है पता नहीं चलता। एआई का ज़माना आ चुका है, कम से कम पता तो चले कि सामने कौन है। अगर बच्चा गेम खेल रहा है तो वो उनके चेहरे तो देख पाए, उनका नाम तो देख पाए कि भाई मैं किसके साथ गेम खेल रहा हूँ, पता चला क्योंकि 50 साल का 55 साल का व्यक्ति है, वो गेम खेल रहा है और वो बच्चा बन के गेम खेल रहा है, और वो 14 साल की लड़की के साथ, 13 साल की लड़की के साथ उसके बाद वो ग्रूम कर रहा है, वो प्रभावित कर रहा है, वो मकड़ जाल में शामिल कर रहा है। तो क्या एआई के दौर में ये तो हो ही सकता है? क्योंकि आज जब जैसे आपको कोई फ़ोन कर रहा है, साइबर फ़ोन कर रहा है, तो पता चल जाता है ये कौन फ़ोन कर रहा है। ये तक आ जाता है कि भाई आपको इनका फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पैम कॉल है। तो क्या गेम्स के लिए भी, या गेम्स में भी जिसमें बच्चे पता नहीं चलते कि वो किस दुनिया में किससे बात कर रहे हैं, वो विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति है या देश में बैठा व्यक्ति हुआ है, या विदेश में वीपीएन से वो देश में बैठकर ही खेल कर रहा है, कम से कम ये तो किया जा सकता है। इस पर तो एक पॉलिसी बनाई जा सकती है।
बिल्कुल सही कहा आपने मनोज जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने जी। कि एआई के दौर में जहां पे हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किससे, अगर आपने अभी रिसेंटली देखा हो तो कई देशों में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोग एआई जनरेशन मॉडल्स के साथ शादी कर रहे हैं, उनके लिए अपनी जान दे रहे हैं, ये जानते हुए कि वो एआई मॉडल्स हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हम खाली ये रेगुलेट कर लें, एआई हमें बता दे कि सामने 54 ईयर्स का या किसी ऐसा कोई पर्सन है, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हाँ थोड़ी बहुत हो जाएगी, बट बहुत ज्यादा उस पे भी हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। नहीं, मैं इसलिए भी एक बात कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं ऋषि यादव साहब, मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आजकल तो बहुत सारे एआई ऐसे मॉडल आ गए। मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि एआई के जरिए शरीर में कैंसर पनप रहा है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, आपके शरीर में कहां पर कैंसर पनप रहा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो राइट, क्या आपके राइट। फोन में कोई ऐसा ऐप डेवलप नहीं हो सकता कि अगर आपके बच्चे से, आपकी बच्ची से कोई व्यक्ति गेम खेलते खेलते उसके साथ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसको हिप्नोटाइज कर रहा है, उसको गलत प्रभावित कर रहा है, तो कम से कम एक अलर्ट मैसेज उस फोन में आ जाए, एक अलर्ट मैसेज उस नंबर पर चला जाए या उसके पिता के पास पहुंच जाए, तो आदमी अलर्ट हो जाएगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। ये तो हो ही सकता है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत अच्छी आपने बात बोली, ये हो सकता है, ये इंटरफेस बन सकता है। बस इस इंटरफेस के लिए बहुत सी चीजों को आना साथ पड़ेगा। सबसे पहले उस ऐप को, जिस ऐप के थ्रू ये हो रहा है, उसके बाद प्रोबेबली इंटरनेट प्रोवाइडर को भी जिसके थ्रू ये कनेक्शन दिया जा रहा है, और ऑफ कोर्स एज यू सेड, सबसे पहले गवर्नमेंट की एक पहल को होना ये बहुत जरूरी है। बट जब तक ये नहीं होती तब तक हमें ये कंट्रोल रखना है। देखिए मनोज जी, लॉ के अंदर बहुत बहुत अच्छी लाइन है, जी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मैं कोई क्राइम करके ये नहीं बोल सकता जी मुझे पता ही नहीं था इस क्राइम का, मुझे ये सजा मिलेगी। सिमिलरली मैं आज के टाइम पे अगर मैं खुद इंटरनेट या मोबाइल यूज कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई अरे मुझे तो पता ही नहीं था इसके इतने दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आप ये देखिए आज के टाइम पे स्कूलिंग, ट्यूशंस, हर चीज आजकल ऑनलाइन हो रही है। आप बच्चे को कहां तक रोक पाएंगे? जी। बच्चे को अगर कुछ पढ़ना है, अगर कुछ उसको रेफरेंस लेना है या कुछ और पढ़ना है, तो वो ऑनलाइन जाकर के पढ़ रहा है। अब वो कहाँ पे किस चीज के अंदर किसी और चीज से प्रभावित हो सकता है, इसके लिए हमको सबसे पहले हमको अपने पे ध्यान रखना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, मतलब हमको ये नहीं, प्रयास करना पड़ेगा। परेशानी की बात है ऋषि यादव साहब के हर व्यक्ति, मतलब मैंने तो देखा जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसमें आईपीएस के साथ भी हो रहे हैं, आईएएस के साथ भी हो रहे हैं, एक्सपर्ट के साथ भी हो रहे हैं, जर्नलिस्ट जजों के साथ भी हो रहे हैं। और पता तब चलता है जब आपका पैसा चला। मेरे एक मित्र हैं गजेंद्र सिंह, उन्होंने एक ऐप बनाया। वो क्या है, वो सीधा उसका नाम है पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, एक है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि वेरीफाई कॉल, उसका नाम वेरीफाई कॉल है। आपके पास कोई भी कॉल आएगा उसमें लिखा आ जाएगा कि ये कॉल, उदाहरण के तौर पर एसबीआई से अगर कॉल आ रहा है तो एसबीआई से कॉल आ रहा है वेरीफाई बाय वेरीफाई कॉल, तो आप उसे उठाएंगे और अगर नहीं आया तो लिख देगा कि भाई ये एसबीआई का कॉल नहीं है, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही मैसेज पे है, आपके पास मैसेज आएगा, क्लिक कीजिए, उसका लिखा हुआ आएगा ये एसबीआई से मैसेज है ही नहीं है, ये स्पैम है, किसी ने फर्जी बना के आपको भेजा है। तो वहां हो सकता है, तो बच्चों के साथ क्यों नहीं हो सकता, गेम्स में क्यों नहीं हो सकता? यह इतनी बड़ी समस्या है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जितने भी साइबर एक्सपर्ट हैं, जितने भी मुझे लगता है कि टेक्निकल जानकार हैं, एआई के लोग हैं, इन पर इस दिशा में काम करना चाहिए। सरकार को चिंता व्यक्त करनी चाहिए इस पे, क्योंकि आप सोचिए कि एक बड़ा लंबा आंकड़ा, मैं बताना नहीं चाहता, बहुत बड़ा आंकड़ा है पिछले 3 साल का, जिसमें बच्चों ने गेम्स के जरिए या इनकी लत के जरिए सुसाइड कर ली। साहब घरों में झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, महिलाएं, पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पति ने नाक काट ली, कान काट लिया क्योंकि फोन छीन लिया। यह भयानक घटना हो रही। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन हमको पहले, सबसे पहले मोबाइल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यह बड़ा संकट होने जा रहा है। यादव साहब, बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने।
और इसके अंदर जैसे आपने पहले बताया, गवर्नमेंट की पहल होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपने ये सही कहा कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, और ये हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा जी। कि कहाँ पे कौन सी चीज एक अलग अलग लेवल पे इंटरफेस तैयार करके, ताकि और स्पेशली ये बच्चों से स्टार्ट किए जाए, टीनेजर से स्टार्ट किया जाए। बिकॉज मेरे ख्याल से जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या डेनमार्क, अलग अलग सिटीज में हुआ कि वो बच्चों को बिल्कुल ही बैन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा गलत है। उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए कि बच्चे थोड़ा, क्योंकि 16 ईयर्स के बाद अगर बच्चा एकदम से आकर के इंटर मोबाइल से यूज करेगा, तो आपको ये नहीं पता सकता कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या एक विस्फोट हो सकता है। जी, तो नताशा जी मेरे साथ, थोड़ा जी जी, नताशा जी मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनके पास चलते हैं। नताशा जी, चूंकि आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, आप क्लास में देख रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती है, और इस मोबाइल के कारण, मोबाइल गेम्स, क्योंकि मजबूरी है साहब, आपको भी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए, आजकल तो कोचिंग भी मोबाइल के ज़रिए हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हो रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती है और क्या महसूस कर रही हैं? पुराना समय जब मोबाइल और मोबाइल की लत और गेम्स नहीं थे, उस समय के बच्चे और आज के बच्चे, उनकी मानसिक स्थिति क्या महसूस कर रही हैं? देखिए, ये चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि जैसे ये आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, अब बच्चों को टेक्नोलॉजी से भी अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है इसमें ना अध्यापक को, मतलब टीचर्स को और पेरेंट्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, कि वो दोनों ही बच्चों को इस तरीके से हम घर में इस तरीके का माहौल दें और स्कूल में भी, कि वो समझ सकें कि टेक्नोलॉजी में अगर वो फ़ोन देख भी रहे हैं, तो उसमें क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। घर पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एक टाइम बनाना चाहिए, एक क्लियर टाइम देना चाहिए कि बेटा आप इतना इतने से इतने लेकर टाइम तक, लाइक 30 टू 40 मिनट आप देख सकते हो, या कितने टाइम आप स्क्रीन देख सकते हो। और कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्क्रीन फ्री होना चाहिए, जैसे कि बच्चे खाना खाते समय जो बात हो रही थी कि टीवी देखते हैं वो या फ़ोन देखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और या सोने से पहले वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्कूल में भी हम टीचर्स को, वैसे हम ये करते भी हैं कि हम बच्चों को समय से जागरूक करते रहें कि बच्चे वो किस तरह की चीज़ें, अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये ऑनलाइन गेम है, ये सच में एक एडिक्शन है जो बच्चों के लिए, और घर में भी एक अच्छे माहौल का होना और स्कूल में भी अच्छे माहौल का होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है। तमाम सारी चीज़ों के बीच बहुत चिंता की बात है। शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। गाज़ियाबाद की एक घटना, उस घटना में 3 बहनों ने एक एक कर सुसाइड कर लिया। उसका कारण ये थी कि वो एक गेम का शिकार हो गई थी, उन्हें लत पड़ गई थी, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पिता ने वो मोबाइल छीना और वो बेच दिया, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो मोबाइल का जाना हुआ और उनकी बेटी का इससे डिप्रेशन हुआ, सुसाइड किया। बालकनी में रात को 2 बजे स्टूल लगाया और एक एक कर तीनों बहनों ने सुसाइड कर लिया। और उसमें लिखा था, सुसाइड नोट में लिखा कि पापा, जो गेम आप हमें, जिस गेम की लत छुड़ाना चाहते हैं, हम उस गेम की लत नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए सुसाइड कर रहे हैं, हमें माफ़ कर देना। ये घर की बात है, घर की बात है। दुश्मन बाहर नहीं है, आपके घर में है। इसलिए गंभीरता से समझिए, अपने बच्चे और उसके फ़ोन पर लगातार नज़र रखिए। ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश न करें, समझाएं। गेम खेलता है तो खेलने दें, लेकिन उसके लिए एक समय निर्धारित करें और देखें कि वो कौन सा गेम खेल रहा है, कहीं वो